गाइस, जस्ट अ रीकैप ऑफ द फॉर्मूले। अगर एक इलेक्ट्रॉन n1 ऑर्बिट से n2 पे जाता है या n2 से n1 पे जाता है, डजंट मैटर। क्लियर है गाइस? n1 टू n2 जाए या n2 टू n1 जाए, assuming n2 is greater than n1, what is the wavelength of photon emitted या absorbed when electron jumps? क्वेश्चन समझ आया? हमें निकालना है वेवलेंथ ऑफ फोटोन विच इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n1 टू n2 या n2 टू n1। उसके लिए फॉर्मूला क्या है गाइस? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? गुड। अगर हमें चाहिए एनर्जी ऑफ फोटोन emitted या एनर्जी ऑफ फोटोन emitted या absorbed when electron goes from n1 to n2 या n2 to n1, what is the energy of photon emitted या absorbed? emitted या absorbed, so it is this बच्चों। बच्चों guys, आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हेयर मी नाउ? हाँ ये लो बेटा, करना बेटा। ओके बच्चों, आवाज आ रही है नहीं आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछा हूं मैं। यस सर। ओके, तो मैं क्या बता रहा था बच्चों, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n1 से n2 या n2 से n1 जा रहा है, तो हमें व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब या एमिटेड, उसके लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों? ये था। क्लियर है गाइस? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड या एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n1 टू n2 या n2 टू n1। नीचे वाला जो फॉर्मूला है, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n1 टू n2 या n2 टू n1। आर की वैल्यू क्या थी? 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। क्लियर है? और आर एच क्या है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18। क्लियर है गाइस? अच्छा एक चीज और, ये था जूल में, जूल पर एटम। ये भी हो सकता है, ये आंसर किस में देगा बच्चों? हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। और एक और भी था बच्चों, ये किस में देगा बच्चों? किलो जूल पर मोल। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक था। अगर n2 से n1 जा रहा है, n2 से n1 ट्रांजिशन हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व, टोटल लाइंस दैट कैन बी ऑब्जर्व कितनी होंगी बच्चों? डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। क्लियर और नॉट गाइस? ओके। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या था बच्चों? एक काम करता हूं, मैं ऐसे ही लिखता हूं, ए नॉट n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ए नॉट क्या होता है बच्चों? 0.529। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितना होता है? ये सारी चीजें क्लियर होंगी आई थिंक तुम्हें अब। हाँ है ना? ये जो भी हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? -RH जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है या नहीं बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर टू यू और नॉट गाइस? क्लियर है? and total energy is basically half of potential energy and negative of kinetic energy। समझे या नहीं समझे गाइस?
क्लियर हो गई ये चीज? आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी डाउट होगा। रेडियस ऑफ एनएस ऑर्बिट ई नॉट एन स्क्वायर बाय जेड होता है ना, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ई नॉट इज 0.529। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये लास्ट क्लास का रिकैप है, ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हमारा हो गया। अच्छा, एक और चीज गाइस, समथिंग इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन बच्चों। मैंने तुम्हें एनर्जीज लिखवाई थी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में, कितनी होती है गाइस? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6, सेकेंड -3.4, थर्ड -1.51, फोर्थ -0.85, फाइव -0.54 एंड सिक्स 0.37 विद अ नेगेटिव। क्लियर है गाइस? सारे नेगेटिव वैल्यूज की मैग्नीट्यूड मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ है ना बच्चों? गुड। उसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैलकुलेशन टफ होती है ना, दैट इज द बेस्ट वे आउट। व्हेन द कैलकुलेशन इज टफ, दैट इज द बेस्ट वे आउट निकालना। गाइस, ये जो मैंने वैल्यूज बताई तुम्हें, उससे तुम्हें दिख रहा है ये होगा -13.6। ये कौन सा है बच्चों? n=1। ये कितना हो गया? -3.4। नेक्स्ट कितना हो गया? -1.51। नेक्स्ट कितना हो गया? -0.85। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्लीज टेल मी, ये चीज समझ में आई नहीं आई? द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स इज, एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स इज डिक्रीजिंग। सक्सेसिव लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, एज वी गो फ्रॉम, एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बेसिकली, एज वी गो फ्रॉम लो एन वैल्यू टू हाई एन वैल्यू, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स इज डिक्रीजिंग। हाँ है ना बच्चों? ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 5 और ये हो जाएगा 6। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये डायग्राम मैंने पहले बता दिया था, वैल्यूज मैंने अब बताई, ठीक है ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया? ग्रेट। तो अगर तुम वेवलेंथ की बात करते हो, यहां पे कोई वेवलेंथ का फोटोन एमिट हो रहा है, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और, मतलब जैसे जैसे हम एन बढ़ाते आएंगे तो वेवलेंथ भी एक वैल्यू को अप्रोच करेगी या नहीं करेगी? मतलब वेवलेंथ सारी की सारी पास आनी शुरू हो जाएंगी रेंज में। हाँ है ना बच्चों? कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है और ये जो एनर्जी डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं इन दोनों में। मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस ज्यादा है क्या? नहीं। हाँ है ना बच्चों? तो जो वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट एक वैल्यू को अप्रोच करना शुरू कर देगी। जो तुम्हारे लाइट ऑब्जर्व होगी, उनकी जो वेवलेंथ है, इट विल बी अप्रोचिंग अ वैल्यू, पास पास आ जाएंगी। जो तुम्हारे ब्राइट लाइंस होंगी वो क्या जानी शुरू हो जाएंगी? पास पास आनी शुरू हो जाएंगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कोई डाउट यहां तक? जैसे तुम एनर्जी लेवल बढ़ाते आओगे, तुम्हारा ये पास आते शुरू हो जाएंगी वेवलेंथ। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? एक चीज और, लेट अस सी व्हाट एनर्जी का तुमने एक चीज नोटिस करी या नहीं करी? एनर्जी का ये नेगेटिव है। ओके बच्चों, नेगेटिव है। व्हाट डज नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट? नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है? आ रहा था ना -2.18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, या -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। व्हाट डज नेगेटिव एनर्जी मीन? गाइस देखो, एट इन्फिनिटियथ ऑर्बिट, इन्फिनिटियथ ऑर्बिट की बात करते हैं, बहुत दूर, न्यूक्लियस से बहुत दूर, उस वक्त वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों इलेक्ट्रॉन की? तुम्हें याद है मैंने बताया था, जैसे दूर जाते आते हो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, एन बढ़ेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। जैसे जैसे तुम एन बढ़ाते जाओगे, तुम्हारा वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो इनफिनिटियथ ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो।
तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक तरीके टेंडिंग टू जीरो हो गई। इन इनफिनिटी ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी इज टेंडिंग टू जीरो। हाँ है ना। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। गाइस पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला गया तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो टेंड टू जीरो। हाँ है ना। अट्रैक्शन बहुत कम होगा, बहुत दूर हो गया है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो पोटेंशियल एनर्जी विल टेंड टू जीरो। आइडिया इज टोटल एनर्जी टेंड्स टू जीरो इन द इन्फिनिटी ऑर्बिट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टोटल एनर्जी टेंड्स टू जीरो, तुम यहां से भी देख सकते थे, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था। इसमें जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो टोटल एनर्जी किस चीज को टेंड करेगा? एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो टोटल एनर्जी विल टेंड टू जीरो और नॉट। यहां पे देखो ना गाइस, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया तो एनर्जी विल टेंड टू जीरो। हाँ है ना। अब हमें एक चीज और पता है कि एज वी गो इनवर्ड, अंदर न्यूक्लियस के पास आते आएंगे तो तुम्हारी एनर्जी क्या होती आती है? कम होती आती है। हाँ है ना बच्चों? हमने पढ़ा नहीं था, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो इट जंप्स आउट। गेटिंग द आइडिया नॉट? मतलब बाहर की एनर्जी ज्यादा है, अंदर की एनर्जी कम है। और मैंने बता दिया जब सबसे दूर होगा तो एनर्जी क्या होगी? जीरो। अब अगर हम पास आ रहे तो एनर्जी तो कम होनी चाहिए ना, कम होती आएगी। दैट इज वाई यू आर गेटिंग अ नेगेटिव साइन। जो मैक्सिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन कैन हैव, इट इज इन द इन्फिनिटीथ ऑर्बिट एंड इट इज जीरो। The maximum energy a electron can have when it is revolving around the nucleus is when it is infinitieth distance away। और उस वक्त एनर्जी क्या होगी? जीरो। अब पास आओगी तो एनर्जी कम होगी। यार जब मैक्सिमम जीरो है और तुम कह रहे हो अब कम होनी शुरू होनी चाहिए एज वी गो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, so it is going to come out नेगेटिव। हाँ या ना? भाई इन्फिनिटी डिस्टेंस अवे पे एनर्जी कितनी है? जीरो। तो जब तुम पास आना शुरू करोगे, न्यूक्लियस के पास आओगे तो एनर्जी क्या आएगी? कम होगी। कम मतलब नेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन nth ऑर्बिट एंड दैट इज इन द इन्फिनिटीथ ऑर्बिट। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? अच्छा एक और चीज गाइस, लेट अस हैव अ लुक एट रेडियस। क्या होगा एज एन इंक्रीजेस? हमें पूछा गया है एज एन इंक्रीजेस, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होता है बच्चों? बढ़ता है घटता है? रेडियस इंक्रीजेस। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बढ़ती जाती है। तुम कहोगे सर एक तो -13.6 था, दूसरा क्या था? -3.4। तुमने देखा था नहीं देखा था? एनर्जी बढ़ रही है। नॉर्मली भी तुम्हें पता है कि एज वी गो आउटवर्ड टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है और मैक्सिमम कितनी पहुंच जाती है? जीरो। हाँ है ना? या फिर तुम यहां पे वैल्यूज में देख लो। ये मत सोचना कि सर एन बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है तो तुम्हारा ये वैल्यू तो कम हो रही है। यार उसका आगे एक नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है। तुम कहोगे सर ये वाली वैल्यू तो हमारी डिक्रीज हो रही है जो मैंने सर्कल कर रखी है, लेकिन देयर इज आल्सो नेगेटिव साइन इन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इट, तो टोटल एनर्जी एक्चुअली इंक्रीजेस। नेगेटिव में कम होती जा रही है। नेगेटिव में कम इन द सेंस, नेगेटिव में जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है। पहले -13.6 था, अब -3.4 है। तो -3.4 और -13.6 में कौन सा बड़ा है? -3.4। सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी इज मोर, थर्ड में इट इज स्टिल मोर, -1.51। बढ़ती जा रही है तुम्हारी एनर्जी। समझा नहीं समझेगा? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? गुड, ग्रेट। तो टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों? इंक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी क्या? व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी गाइस? हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक टोटल एनर्जी, इट इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है गाइस? व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी को अगर सोचा जाए फॉर nth ऑर्बिट तो इट इज सिंपली नेगेटिव साइन, भूल जाओ, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और एन बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर और नॉट? समझ आया नहीं आया बच्चों? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होगी। स्पीड बढ़ रही है ना गाइस,
वैसे भी सॉरी स्पीड घट रही है ना गाइस, जब तुम बाहर जा रहे हो, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, स्पीड कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी। क्लियर और नॉट? जैसे से बाहर जा रहे हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। समझे नहीं समझे गाइस? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कौन से ऑर्बिट में होगी, फर्स्ट या इंफिनिटी है? फर्स्ट में तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, वहां पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, व्हाट अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन? कम होता जाएगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? एक और चीज तुम्हें याद होगा, इट वॉज Z³ / 4, हाँ है ना बच्चों? ये हमने देखा था रिलेशन, Q1 Q2/r² में यू कैन रिलेट, हाँ है ना बच्चों? r की जगह n² / z पुट करो, यू विल गेट Z³ / 4। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों? व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम वाज NH/2π। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? MVR इज NH/2π, और n बढ़ाओगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। एक और चीज, क्या एंगुलर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा कौन सा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है? क्या वो जेड पे डिपेंड कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम क्या जेड पे डिपेंड कर रहा है? मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होगा क्या, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट? हम कहेंगे इट इज NH/2π, डज नॉट डिपेंड ऑन जेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एन बढ़ाओगे एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, लेकिन तुम फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देखो या फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे He+ देखो, तुम्हारा क्या होगा बच्चों, द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी सेम। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर हो गई ये चीज, हर एक बच्चे को क्लियर हो गई? बताओ बच्चों, क्लियर हो गया ना? नाइस। तो बिफोर यू गो ऑन द क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। हाँ बेटा बोलो। एंड इज द ऑर्बिट, एन बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है मतलब तुम्हारा वी आर गोइंग, मतलब जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की इज n = 1, सेकंड ऑर्बिट इज n = 2, तो एन बढ़ा रहे हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट, बोर थ्योरी। बोर थ्योरी वाज व्हाई इट वाज सो इंपॉर्टेंट? जो उसने फॉर्मूले निकाले, फॉर्मूले गिव करेक्ट आंसर, उसने जो फॉर्मूले बनाए एनर्जीज के या वेवलेंथ के लिए, दे गिव द करेक्ट आंसर। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइंस है वो हमारी वही आ रही थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइंस या वेवलेंथ ऑफ लाइंस एमिटेड, वो वही आ रही थी जो उसने फॉर्मूला बताया था, उसके हिसाब से द वैल्यूज वर करेक्ट। मतलब जो उसके फॉर्मूले थे दोज वर करेक्ट, फॉर्मूले वर गिविंग करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तुम्हारा रेडियस और वेलोसिटी है, वो भी उसकी जो डिपेंडेंस है जेड और एन पे, इट वाज करेक्ट। क्लियर है गाइस? तो वही हो गया बेसिकली, जो उसने फॉर्मूले निकाले दोज वर करेक्ट, लेकिन इसमें एक फेलियर क्या था कि वो उन्हें जस्टिफाई नहीं कर पाया कि हाउ इट इज करेक्ट। मतलब उसने उसका फॉर्मूला बना दिया एक्सपेरिमेंटल डाटा देख देख के, लेकिन वो उसका जब उन्हें पूछा गया कहां से आया, ही वाज नहीं कर पाया, ही कुडंट एक्सप्लेन दैट। तो लेट अस सी द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल, कि बोर का मॉडल भी फेल हुआ। ओके, सो लेट अस डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। पहला, फर्स्ट, it was Bohr model was valid for single electron species only, क्योंकि उसने सिर्फ क्या किया, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस देखा।
मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देयर इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। तो वो चीज उसने नहीं ले रखी थी अपने फॉर्मूलों में। उसने सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स देखा था बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। सिंगल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है बस उसने उसी को अकाउंट फॉर किया। रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखा। तो आइडिया सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए उसके फॉर्मूले वर वैलिड। इट वाज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली। इट फेल्ड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसके लिए मॉडल फेल कर गया। सेकंड, it could not explain splitting of lines in presence of electric field. Splitting of spectral lines in presence of electric field, इसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसे बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। याद करने का है, जस्ट अ फैक्ट टू रिमेंबर। Splitting of spectral lines in electric field is Stark effect and magnetic field is Zeeman effect। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड, द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मेन उसको जो दिक्कत आई वो आई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। was main objection to Bohr's theory। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है ये हम स्टडी करेंगे थोड़ी देर में, वंस वी आर डन विद द क्वेश्चन। क्लियर है गाइस? समझ गए? एक और चीज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? जो मेन प्रॉब्लम आई वो से आई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, जो कि अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है ना गाइस? बाकी जो मैंने पॉइंट बताए वो तुम्हारे याद करने के हैं, एग्जाम में आ जाए तो कर देना। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। अब बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से क्लास में करे थे। ये किया था नहीं किया था बताओ बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस इज 19.6 इंटू 10⁻18 जूल। ये करवाया ही नहीं करवाया क्लास में? एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li2 प्लस? बताओ बच्चों, ये हमने कराया नहीं कराया? बताओ। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस इज 19.6 इंटू 10⁻18 एंड द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li2 प्लस इज। मेरे ख्याल से मैंने करवा रखा है। करवा रखा है नहीं करवा रखा है बच्चों? ओके, लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चन। गाइस अ स्पेक्ट्रल लाइन, क्वेश्चन देखो। अ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज वेव नंबर 15,222.22 centimeter inverse. The transition responsible for
दिस रेडिएशन इज, किस ट्रांजिशन से इस वेव नंबर का लाइन ऑब्जर्व होगी, किस ट्रांजिशन से तुम्हारा ये वेव नंबर की लाइन ऑब्जर्व होगी, स्पेक्ट्रल लाइन इस वेव नंबर की कौन से ट्रांजिशन से ऑब्जर्व होगी। मतलब यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें N1 N2 निकालना है। क्लियर है गाइस? तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे बच्चों, वेव नंबर दे रखा है, एक तरीके वेवलेंथ दे रखा है, मतलब वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ। इसका फॉर्मूला इज आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, 1/N1² माइनस 1/N2² होगा नहीं होगा बच्चों? बोलो गाइस, बताओ मुझे। यहां से हमें N1 N2 निकालना है। दर्दनाक है गाइस, सही बता रहा हूं, दर्दनाक है। पहली चीज, तुम्हें वेव नंबर दे रखा है, तुम आर की वैल्यू भी कौन सी लोगे, सेंटीमीटर इनवर्स वाली लोगे। क्लियर है गाइस? हमें जो वेव नंबर दे रखा है वो सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हम आर की वैल्यू भी सेंटीमीटर इनवर्स वाली उठाएंगे और N1 N2 ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। कैसे? डिफरेंट N1 N2 डाल डाल के। कोई अच्छा तरीका नहीं? हाँ है ना? मतलब यहां से तुम्हारा, मैं वैल्यू लिख देता, 15222.22 इज इक्वल टू 109,677 इंटू 1² 1/N1² माइनस 1/N2²। क्लियर है या नहीं बच्चों? डू यू रियलाइज ये कोई खास अच्छा तरीका नहीं है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। यार मुझे बताओ, ये जो हमने अभी निकाला वेव नंबर जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, इससे एक बार वेवलेंथ निकाल लो, एक बार इससे क्या निकाल लो, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या आएगी बच्चों, 1/15222.22। और ये आंसर में किस में देगा, वेव नंबर किस में था, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये जो हमारा आंसर निकलेगा ये किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक काम करते हैं, ये जो हमने अभी निकाला वेवलेंथ को निकालो एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ को किस में निकालो, एंगस्ट्रॉम। सेंटीमीटर में की बजाय किस में निकालो, एंगस्ट्रॉम। पहले मैं एक काम करता हूँ, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। फर्स्ट लेट मी कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। कितना आएगा बच्चों, ये हमारा था सेंटीमीटर इनवर्स में, मतलब दिस पर सेंटीमीटर था, दिस वाज पर सेंटीमीटर। तो पर मीटर करेंगे तो इंटू 100 होगा नहीं होगा न्यूमरेटर में, मतलब इट विल बी 1522222। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? जब हम सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में करेंगे तो ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और मीटर को एंगस्ट्रॉम में करना है तो 10⁻10। ये हमें आंसर किस में दे रहा है बच्चों, आंसर वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम में। क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, ये हम क्यों निकाल रहे हैं ये भी मैं बताता हूं। गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये वैल्यू कितनी आएगी उसको देख लेते हैं। ये वैल्यू हमारी आती है, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक। बच्चों इतना आएगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये आएगा, कितना आएगा बच्चों, 6569 एंगस्ट्रॉम। कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा बच्चों, मैंने क्या किया था, मैंने जो मेरी टेंडेंसी है करने की, मेरी टेंडेंसी क्या होती है कि अगर सेंटीमीटर इनवर्स में तो आई कन्वर्ट इट टू मीटर इनवर्स। अगर तुम्हें उसमें थोड़ा दिक्कत है तो सिंपली सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा। अगर 1 मीटर इज 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों, 10⁸8 एंगस्ट्रॉम। हाँ है ना? तो अगर तुम यहाँ पे ये लेते, डेसिमल लेते, तो ऊपर तुम्हें 10⁸8 लेना पड़ता। कोई दिक्कत यहां तक किसी भी बच्चे को? बोलो गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब बात वही रही, मैंने पहले मीटर में किया और फिर 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो मैं सीधा 10⁸8 से मल्टीप्लाई करता, वी वुड हैव गॉट द आंसर इन एंगस्ट्रॉम अगेन। क्लियर है गाइस? समझ गए? यार मुझे बताओ, हाइड्रोजन एटम बोल रखा है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन एटम में ये वेवलेंथ किसको करस्पॉन्ड करती है, बाल्मर सीरीज को। वेरी नाइस,
बाल्मर क्या होता है 4000 टू 7000, हाँ है ना, उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है 4000 टू 7000। यहां से हमें क्या दिख रहा है, इट इज लाइंग इन दैट रेंज, मतलब ये बाल्मर ट्रांजिशन है, हाँ या ना, इट इज अ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का मतलब किधर जंप कर रहा होगा, सेकंड पे, मतलब हमें ये पता चल गया क्या है बच्चों, 2। उसके बाद n2 निकाल लो, n2 कैलकुलेट कर लो, हाँ या ना, कोई डाउट किसी बच्चे को? एक और चीज, ट्रांजिशन, सपोजिंग सपोजिंग हमारा जो n2 है वो आया 4, अज्यूम कर रहा हूं n2 आया 4, तो मुझे बताओ क्या ये 2 to 4 आंसर है या 4 to 2 आंसर है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पे स्पेक्ट्रल लाइन दिख रहा है, तुम्हें याद है मैंने बताया था लाइंस आर ऑलवेज फॉर एमिशन सीरीज, एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए हमारा होता है, हाँ है ना, मतलब अगर मेरा ये n2 4 आ रहा है तो 2 to 4 इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आंसर इज गोइंग टू बी 4 to 2, द आंसर इज नॉट गोइंग टू बी 2 to 4, इट इज गोइंग टू बी 4 to 2। समझ में आया नहीं आया? बेटा जो स्पेक्ट्रल लाइन है दिस टर्म इज फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन मतलब हायर टू लोअर जंप करना, और अगर हमारा ये 2 आया ये 4 आया कैलकुलेट करने पे, तो 2 to 4 आंसर है या 4 to 2 आंसर है? हम कहेंगे 4 to 2 है, दैट इज, हाँ मतलब हायर टू लोअर इज व्हाट वी वांट, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब ही ये है एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करी जा रही है, हायर टू लोअर, तो आंसर इज गोइंग टू बी 4 to 2 प्रोवाइडेड n2 इज कमिंग आउट 4 बच्चों। मैं तो कहूंगा यार ये भी लेंदी है, आसान तो ना दिख रहा है क्या गाइस? मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके आता हूं, मैं कहता हूं एनर्जी निकाल लो फोटोन की इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है गाइस? वेवलेंथ हम निकाल ही चुके हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आएगा बच्चों, क्या फॉर्मूला यूज करोगे टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? व्हाट इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज? वेवलेंथ तुम्हें पता है 1242 बाय लैम्डा, हाँ है ना बच्चों, 1242 बाय लैम्डा, लैम्डा किस में होना चाहिए बच्चों, नैनोमीटर में, तो क्या मैं इसे 656.9 लिख सकता हूं, हाँ है ना बच्चों? ये कितना आएगा प्लीज समबडी कैलकुलेट एंड लेट मी नो, 1242 बाय 656.9 बच्चों कितना आ रहा है, 1.89 आ रहा है। अब यहां से सीधा आंसर आएगा, तुम कहोगे सर हमारी कैलकुलेशन तो बढ़ती आ रही है, मैं कहूंगा नहीं, अब जो कैलकुलेशन थी वो हो चुकी। ये बताओ मुझे, देखो गाइस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि 20 से 10 पे जंप कर रहा होगा, जो एन की वैल्यूज होंगी वो छोटी ही होंगी। तुम देखो, तुम्हें याद है मैंने सारे एनर्जीज बताई थी, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में एनर्जी कितनी होती है, -13.6, सेकंड में कितनी होती है -3.4, थर्ड में कितनी होती है -1.51। मुझे बताओ ये 1.89 किन का डिफरेंस है, 1.89 किन दोनों एनर्जीज डिफरेंस का इज मतलब किन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस इज 1.89? 3.4 एक हुआ, हाँ है ना, 13.6 क्या, तो जितना भी डिफरेंस है वो ज्यादा आएगा, तो हमने एक ले लिया 3.4, 3.4 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 1.89 आ जाए, 1.51 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डू यू रियलाइज ये वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चों, इज गोइंग टू कम आउट 1.89, हाँ या ना, बताओ बच्चों, आएगा सर नहीं आएगा ये? assumption के बेस पे करेंगे। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? ये हम assumption के बेस पर करेंगे। कौन सा जम्पशन बेटा? मतलब कि उनका डिस्टेंस निकाल के फिर हमें assume करना पड़ेगा कि हाँ इन दोनों के बीच में इतना ही डिफरेंस होगा, उस हिसाब नहीं से नहीं, दो निकले। हाँ मतलब ये जो दो निकाले, ये दोनों हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप लगा के इनके किनका डिफरेंस इज कमिंग आउट 1.89, 13.6 से तो तुम इजीली रिलेट कर ही सकते हो कि 13.6 पहला स्टेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस ही तुम्हारा कितने का आएगा, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस ही कितना आएगा बच्चों, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू स्टेट्स, अगर तुम पहली स्टेट एक स्टेट को 1 मान लेते हो तो, और ये वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, सपोजिंग तुम n इक्वल टू 1 लेते हो और सेकंड लेते हो 1.51, तुम्हें दिख रहा है एनर्जी बढ़ गई,
10.2 से और ज्यादा बढ़ गई, हाँ है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, फिर से समझाता हूं मैं। लेट मी गो टू दैट डायग्राम। ये अगर हम लेते हैं, मान के चल रहे हमें चाहिए 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस ये डिफरेंस ही कितना आ रहा है, 10.2। और ये डिफरेंस तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 10.2 से ज्यादा होगा, ये और 10.2 से ज्यादा होगा, बढ़ता जा रहा है, नहीं ये बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर तुम फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम पे भेज रहे हो इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम अ हायर लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर भेजोगे, तो उसमें जो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है वो कितने का आएगा, 10.2 का, 2 से 1। बाकी में तो ये एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी, हाँ है ना, इट विल बी मोर देन 10.2। तो मैं ये कह रहा हूं 1 कैनॉट बी आवर आंसर, 1 कैनॉट बी आवर आंसर। इसका मतलब है जंप हो रहा है 2 पे। अब 2 पे 3 से 2 जंप हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है, या 6 से 2 हो रहा है। किन का एनर्जी डिफरेंस इज कमिंग आउट 1.89, 2 एंड 3 का डिफरेंस इज कमिंग आउट 1.89। इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन 2 से 3 गया है, या 3 से 2 गया है। अब स्पेक्ट्रल लाइन बोला गया है, एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करा होगा, 3 to 2 इज योर आंसर। समझ में आया नहीं आया? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। जब तुम्हें N1 N2 के झमेले में नहीं पड़ना निकालने के, तो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? यू गॉट द आइडिया और नॉट? ये आ रहा है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी ये तो, ये आ रहा है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इक्वल टू 2 था, ये n इक्वल टू 3 था। इसका मतलब हमारा जो ट्रांजिशन है दैट इज फ्रॉम 3 to 2, दिस इज योर आंसर। ये तब है जब तुम N1 और N2 को इस घटिया फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना चाह रहे। ये घटिया फॉर्मूला है, डिफिकल्ट फॉर्मूला है, निकाल दो ये जान निकल रही होती है। इसीलिए लर्न द वैल्यूज, दे आर द बेस्ट। समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? गुड गाइस, क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हो गई हर एक बच्चे को? बताओ बच्चों। एक और चीज, हमने हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन किया 2 to 1। ये नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन है 2 to 1। टू व्हाट? ट्रांजिशन इन He plus ion does it correspond? लैंग्वेज थोड़ी खराब है, मतलब समझो। हम कह रहे हैं हाइड्रोजन में 2 से 1 में जो फोटोन एमिट हुआ, जिस एनर्जी या जिस वेवलेंथ का फोटोन एमिट हुआ, उसी एनर्जी या वेवलेंथ का फोटोन एमिट He प्लस में कौन से ट्रांजिशन पे होगा? हाइड्रोजन में 2 to 1 हमने ट्रांजिशन किया, एक फोटोन एमिट हुआ, वही एनर्जी या वही वेवलेंथ का जो फोटोन है वो तुम्हारा He प्लस में कौन से ट्रांजिशन पे होगा? क्लियर है गाइस? क्वेश्चन क्लियर हो गया? वी नीड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू बी सेम फॉर He प्लस एंड हाइड्रोजन एटम, या वी नीड द एनर्जी टू बी सेम फॉर He प्लस एंड हाइड्रोजन एटम। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट इज गॉट टू बी सेम इन हाइड्रोजन एंड He प्लस। हाइड्रोजन में 2 से 1 ट्रांजिशन He प्लस में किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? समझ आया नहीं आया? तो हम क्या कहेंगे, 1/λ क्या होता है, आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? यहां पे डू यू रियलाइज 1/λ विल बी इक्वल टू आर, हाइड्रोजन के लिए 1 स्क्वायर, 2 से 1 जा रहा है मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट बच्चों? अब यही वेवलेंथ, यही वेव नंबर या वेवलेंथ तुम्हारा किस में आनी चाहिए, He प्लस में। उसमें क्या फॉर्मूला लोगे गाइस, आर इंटू 2 स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। होगा नहीं होगा बच्चों? बोलो गाइस। ये हमने किसके लिए लिया है बच्चों, He प्लस के लिए। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? और तुम कहोगे सर यहां पे वेवलेंथ बराबर या 1 बाय वेवलेंथ बराबर, गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों?
तो यहाँ पे मैंने दोनों की 1/λ इक्वेट कर दिया। वेवलेंथ सेम होगी तो वेव नंबर भी सेम ही होगा। हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2? तो गाइस उसका एक तरीका है, यहाँ पे अगेन वैल्यूज डाल के चेक नहीं करेंगे हम, वी हैव गॉट अ इजियर वे आउट। एक काम करो, इस 2² को इधर भेज दो, डिनोमिनेटर में भेज दो। इस 2² को कहां भेज दिया? डिनोमिनेटर में। तो हमारा ये क्या बनेगा बच्चों? 1/2² 1/1² माइनस 1/2² इज इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 1/2² माइनस 1/4² विल बी इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों जो मैं कर रहा हूं? डू टेल मी, समझ आया नहीं आया? अब तुम सीधा बस रिलेट कर लो कि कौन सा क्या होगा। इसका मतलब ट्रांजिशन कौन सा हो रहा होगा बच्चों? n1 must be 2, n2 must be 4। मतलब 4 to 2 ट्रांजिशन इन He plus is equivalent to 2 to 1 transition in hydrogen। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई बच्चों को? बताओ मुझे। बेटा लैम्डा सेम है कि स्टेटमेंट ही वो कही गई है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन में 2 to 1 यही वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ये बोला ये लिखा हुआ है ना कि ये 2 to 1 हाइड्रोजन एटम में ये He+ में किस ट्रांजिशन को करस्पॉन्ड करेगा। मतलब यहां पे हम ये कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन मस्ट बी सेम। और वेवलेंथ सेम है तो तुम्हारा 1/वेवलेंथ भी सेम होगा, वेव नंबर भी सेम होगा। समझ आया नहीं आया बेटा? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गुड। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, बताओ Li2+ के अंदर ये किसको करस्पॉन्ड करेगा? He+ का 4 से 2 ट्रांजिशन इन Li2+ ये किसको करस्पॉन्ड करेगा? इट corresponds to what transition? 6 to 3। It must be 6 to 3। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रही थी? यू आर सेइंग समथिंग। सॉरी सर, स्नीज आ गई, कुछ नहीं बोला था। हाँ बेटा देखो, अब 4 से 2 इन He+ Li2+ में किसको करस्पॉन्ड करेगा? बताओ बच्चों। हम कहेंगे R(Z²) 1/2² माइनस 1/4²। Li2+ में किसको करस्पॉन्ड करेगा? हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? तो ये आ जाएगा 2²/3² 1/2² माइनस 1/4² विल बी इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये बन जाएगा 1/3² माइनस 1/6² विल बी इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 must be 3 and n2 must be 6। अब 3 to 6 होगा या 6 to 3 होगा? इट विल बी 6 to 3 क्योंकि हम उसमें भी क्या भेज रहे थे गाइस? 4 to 2 भेज रहे थे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम इन He+, तो सेम स्पेक्ट्रम इन Li2+। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अगर हम इसे सॉल्व, अगर हम यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व कर देते तो फिर n1 n2 निकालना बहुत टफ हो जाता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? बताओ मुझे। Let us discuss a question. Let us discuss a question. Another question. Energy। सर एक बार आप ऊपर स्क्रॉल कर दो कि मैं लिख रही थी। हाँ बेटा, जस्ट अ सेक। ये लो, और ऊपर करना है? नाइस, नो सर।
क्वेश्चन नोट कर लिया गाइस? क्वेश्चन पढ़ लिया? नोट के रहता है, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है ना? तुम्हारा काम है, जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यू आर सपोज टू सॉल्व इट, प्रोवाइडेड आई आस्क यू टू सॉल्व इट। अभी क्वेश्चन पढ़ो गाइस। एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हीलियम एटम इज 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम He एटम, सॉरी। अब गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों इलेक्ट्रॉन हमने निकालने हैं He एटम में से, तो पहले He से क्या बना रहे होंगे? He+। इसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है बच्चों? क्वेश्चन में ही दे रखा है हमें, कितनी देनी पड़ती है? 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और He+ से He2+ बनाना है, इसके लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ती है? लेट दैट बी x, ठीक है ना बच्चों? ये हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ये हम निकालेंगे, उसमें 24.6 ऐड करेंगे, विल गेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म He2+। बच्चों हमें ये पूछा गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कंबाइंड कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी x + 24.6। हाँ है ना? अब डू यू रियलाइज गाइस, ये क्वेश्चन में अगर नहीं दी होती वैल्यू, वी कुड नॉट हैव सॉल्व। तुम कहोगे सर फॉर्मूला लगाए थे, फॉर्मूला क्या लगाए थे? 13.6 z² 1/n1² - 1/n2²। रिमेंबर गाइस, वो फॉर्मूला इसके लिए नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये हम हीलियम एटम की बात कर रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, दे आर फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाँ है ना? इसीलिए उन्होंने पहले वाली आयोनाइजेशन एनर्जी हमें क्वेश्चन में दे दी, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। जो हमने एटॉमिक में अभी तक पढ़ा है, वी हैव गॉट नो फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्लियर है? ये निकालने की एनर्जी हमें पता है, किसकी बच्चों? ये निकालने के लिए वी नो, वी हैव गॉट अ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है गाइस? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें एनर्जी निकालनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर He+, कितनी होगी बच्चों? 13.6 z²। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? 1/1² - 1/∞², जिसका मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला ही बता दिया था। 13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाँ है ना बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? ये वाला मैंने करवाया था, 13.6 z² 1/1² - 1/∞²। ये पूरी टर्म तो 1 बन गई ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? मैंने ये आयोनाइजेशन एनर्जी बताया था नहीं बताया था? ये कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? ये तो 1 हो गया। 13.6 × 4 कितना आता है गाइस? इट कम्स आउट 54.4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? सो दिस प्लस दिस इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीलियम एटम। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? सर आप एक बार क्वेश्चन वापस समझा सकते हैं? हाँ बेटा, एग्जैक्टली किसमें दिक्कत है? थोड़ा कुछ आइडिया बता दो तो। स्टार्टिंग के पार्ट में भी थोड़ा समझना। अच्छा देखो बेटा, हमने हीलियम से He+ के लिए उन्हें एनर्जी दे दी। हीलियम एटम को आयोनाइज करना, हीलियम एटम को आयोनाइज करना मतलब हीलियम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना। उसकी एनर्जी उन्होंने कितनी दे दी? 24.6। अब हमने क्या किया, हमें पूछा गया है He+ से He2+, ये एनर्जी हमें नहीं दे रखी। हमें पूछा गया है हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? हमें पूछा गया है हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बता। यस सर। उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला है हीलियम से He+ बनाना, फिर है He+ से He2+ बनाना। इन दोनों एनर्जीज का जो सम है वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। हमें पूछा गया व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीलियम एटम। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बच्चों। हाँ है ना? अब ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमें निकालना है। गाइस ये देखो, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ये क्या है बच्चों? दिस इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मतलब ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे फेंक रहे हैं। आयोनाइजेशन का मतलब तो यही होता है, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे फेंकना। तो उसके लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? नॉर्मली तुम्हें फॉर्मूला याद है, 13.6 z² 1/n1² - 1/n2²।
यहाँ पे हम उसे आयोनाइज कर रहे हैं, आयोनाइज कर रहे हैं मतलब 1 से कहाँ फेंक रहे हैं, इन्फिनिटी पे। समझ आया नहीं आया? तो मैंने ये वाली एनर्जी निकाल ली। ये बेसिकली ये जो अभी मैंने निकाला है, दिस इज योर एक्स। समझे या नहीं समझे बेटा? दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम He प्लस आयन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये यही फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिखवाया नहीं था बेटा, कहाँ गया? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, कहाँ चला गया ये रहा। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? यहीं से आयोनाइजेशन एनर्जी निकल के आती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है N1 को 1 डाल दिया और N2 को इन्फिनिटी मान लिया। समझ आया नहीं आया बेटा? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कोई डाउट है इसमें? सर कोई एक डाउट बार नहीं ये थे? वाला पार्ट दोबारा समझा दो। कौन से वाला बेटा? सर ये जो सेकंड लास्ट लाइन से हुआ है। ये हाँ बेटा देखो, इसमें हम क्या कह रहे हैं, हम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे फेंकना इलेक्ट्रॉन को। ग्राउंड स्टेट से कहाँ फेंक रहे हैं? टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन को अगर तुम ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी फेंकते हो, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं 1 से इन्फिनिटी फेंकने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद तो मैंने 1 से इन्फिनिटी के बीच का एनर्जी डिफरेंस देख लिया कितना है। उसके लिए फॉर्मूला था 13.6 जेड स्क्वायर। जेड He प्लस के लिए क्या है बच्चों? 2। तो 2 स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? इसमें कोई डाउट है यस क्या? सर। डाउट है तो बताओ कहाँ पे एग्जैक्टली। सर नहीं अब हो गया क्लियर। क्लियर हो गया? आयोनाइजेशन एनर्जी इज 1 से इन्फिनिटी, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे फेंकना। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगी? अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगी? फर्स्ट ऑर्बिट। हाँ है ना बच्चों? तो इसीलिए हम फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी फेंक रहे हैं उससे। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ग्रेट। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, बताओ मुझे। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है। एक्साइटेड स्टेट से कहां जा रहा है बेटा ये? इट इज गोइंग टू ग्राउंड स्टेट। It is going from excited state to ground state. Total lines observed are 10. Find how many rather, not which, find how many of these belong to UV spectrum. कितनी यूवी स्पेक्ट्रम में लाई करी है? और हाइड्रोजन एटम दे रखा है, हमें दे रखा है हाइड्रोजन एटम। गैस पहले हम ये देख ले कहां से कहां पे जा रहा होगा। क्वेश्चन तो वहीं से स्टार्ट होगा, हाँ है ना बच्चों? तो हम कहेंगे डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 कितना है बच्चों हमारे लिए? 10। तो यहाँ पे डेल्टा एन क्या आएगा? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों? ये कितना आ रहा है? 20। 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। इसका मतलब डेल्टा एन कितना रहा होगा बच्चों? 4। पूरा सॉल्व भी नहीं किया मैंने। मैंने 20 को सम प्रोड ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख के मैंने सीधा क्या कह दिया? डेल्टा एन कितना है बच्चों? 4। हाँ है ना? और डेल्टा एन प्लस 1 क्या हो गया? 5। अब डेल्टा एन 4 है, दैट इज N2 स्टेट माइनस N1 स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है, मतलब N1 इज 1 इज इक्वल टू 4। मतलब बंदा कहां से जंप कर रहा है? 5 से 1 भेज रहे हैं। 5 से 1 में टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी ऑब्जर्व हो सकती हैं? 10। ठीक है ना गाइस? 5 से 1 जाने में टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी ऑब्जर्व हो सकती है? 10। हमें पूछा गया उसमें से यूवी रीजन में कितनी लाई करेंगे। यूवी रीजन का मतलब क्या हुआ? लाइमन सीरीज। हाइड्रोजन एटम में यूवी रीजन का मतलब है लाइमन सीरीज। इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखो बच्चों, ये मैंने 5 बना दिए। ये लाइमन मतलब ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसमें अगर तुम टोटल स्पेक्ट्रल लाइन देखोगे तो कितनी आएंगी? 10।
यूवी रीजन में कौन कौन सी लाई करेंगी, विच आर डायरेक्टली गोइंग टू फर्स्ट। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 5 से डायरेक्टली 1 भेज दो, या 4 से 1 भेज दो, या 3 से 1 भेज दो, या 2 से 1 भेज दो। ये सारी की सारी जो रेडिएशन है दे विल लाई इन यूवी रीजन। आंसर क्या आ गया बच्चों, 4। टोटल 10 लाइन में से यूवी रीजन में कितनी लाई कर रही है तुम्हारी, 4। हाँ या ना, क्लियर है गाइस। बाल्मर में पूछा गया होता तो कितनी होती, ये ये ये। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। अगर विजिबल रीजन में पूछा गया होता कि विजिबल रीजन में कितनी रेडिएशन आर लाइंग, तो हम क्या करते, हायर टू 2 बाल्मर सीरीज को चेक करते। हाँ है ना, समझ गए। तो उसमें कितनी आती तुम्हारी, 3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, बताओ गाइस, क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इट इज अ डिफरेंट टाइप। इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट बैठा है, इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट बैठा है, absorbs 13.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइट रेडिएशन। इतनी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर ली। हाउ मेनी photons are emitted when it jumps back to ground state, when it goes back to ground state लिख देते हैं, या when it returns back to ground state, returns back to ground state। Guys, number of photons that are emitted, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बताना बच्चों, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितने फोटॉन्स एमिट होंगे, जितनी तुम्हारा स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो सकती हैं उतने तुम्हारे फोटॉन्स एमिट होंगे। हाँ है ना, एक तरीके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने तुम्हारे स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी ऑब्जर्व व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर टू ग्राउंड। फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा एन के लिए तुम्हें ये तो पता है कि ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है फाइनली, ये नहीं पता कि वो पहुंचा कहां पे हुआ था ऑलरेडी, मतलब कहां से वो नीचे जंप कर रहा है, हमें वो नहीं बता रखा कि वो कहां से जंप कर रहा है। क्लियर और नॉट, ये तो हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कहां से जंप करके वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। क्या, हाउ मेनी फोटॉन्स, फोटॉन्स के बजाय एक तरीके से ऐसे देख लो, हाउ मेनी रेडिएशन, हाउ मेनी डिफरेंट रेडिएशन आर एमिटेड व्हेन इट रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। कितनी रेडिएशन ऑब्जर्व हो सकती हैं, कितनी लाइंस ऑब्जर्व हो सकती हैं। समझ आया नहीं आया, कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, जितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे उतने ही तो डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स एमिट होंगे ना बेटा। अब समझ गए, हाँ। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स ही है, हाउ मेनी डिफरेंट फोटॉन्स, लो लिख देता हूं मैं, हाउ मेनी डिफरेंट फोटॉन्स आर एमिटेड। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ गए। तो हमारे में इसमें मिसिंग चीज क्या है कि वो 13.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके जंप कहां पे कराए, हमें ये नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि वो जंप करके कहां पे कौन से हायर ऑर्बिट पे गया है। समझ में आया नहीं आया, तो इसको कैसे करोगे बच्चों, हम कहेंगे या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, और ये बताना बच्चों ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ओके, नहीं लिखा हुआ तो हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे N1 कितना है बच्चों, ग्राउंड स्टेट से बाहर फेंका था ना हमने, ग्राउंड स्टेट से वो बाहर जंप कर गया, किसी हायर ऑर्बिट में जंप कर गया। ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को क्लियर है जो मैंने अभी लिखा है, बोलो गाइस, किसी बच्चों को डाउट यहां तक क्लियर है, गुड। लेकिन ये फॉर्मूला है गंदा, मैंने तो बताया था यहाँ पे इन कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए हम वैल्यूज रट रहे हैं। कौन सी वैल्यूज, एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज हाइड्रोजन एटम के लिए, हाँ है ना। तो लेट अस पे अटेंशन हाउ टू यूज दैट। 13.22 क्या होगा बच्चों,
इट इज द एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट। हाँ है ना बच्चों? लोअर स्टेट क्या है गाइस, बताना मुझे। ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है? तो एनर्जी ऑफ N2 स्टेट कितना होगा? ये होगा नहीं होगा बच्चों? ये कितना आ रहा है गाइस? डू टेल मी, बताओ फटाफट, कितना आएगा बच्चों ये? यार रफ अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन तुम्हें करना पड़ेगा। ये जो 0.38 है ये कौन से एनर्जी लेवल की एनर्जी होती है हाइड्रोजन में? 6। इसका मतलब बंदा जंप करके कहां पे गया है? 6 ऑर्बिट पे गया है। 1 से 6 पे गया। और अब पूछा गया है कि जब वो 6 से 1 आएगा तो कितने डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स एमिट होंगे। फॉर्मूले में डाल दो, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। इट इज कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द 6th एनर्जी लेवल। समझे या नहीं समझे गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने भी बोला है? बताओ गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड विद यस सर और नो सर, कि समझ में आया या नहीं आया? सर। अनिरुद्ध बेटा समझ में आ गया? यस सर। गुड। These are the ways to solve. These are the ways to get your answer. जो ऊपर वाला तरीका था that was very tough. इसको सॉल्व करने बैठोगे जान निकल जाएगी कैलकुलेशन में। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि वैल्यूज रटो। वैल्यूज रटोगे उससे तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके गाइस, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, डिफरेंट फॉर्मूले पे बेस्ड है। आई एम जस्ट रीकैपिंग योर फॉर्मूले। वी हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन second excited state of He plus and H atom। हमें चाहिए रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस एंड वन सेकेंड, एंड चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को, थोड़ा टफ कर देते हैं। एंड सेकेंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें पूछा गया रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। मैं इसको पूरा लिखता हूं, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस एंड सेकेंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा गया है। गाइस ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता था? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन को क्या लिख सकते हैं? ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला, आई डिस्कस दैट। हाँ, इट इज 1 बाय टाइम पीरियड। ये V/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? याद है नहीं याद है? 2πr/v वॉज टाइम पीरियड। हाँ है ना बच्चों? 2πr/v वॉज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो गया? 1 बाय टाइम पीरियड, V/2πr। v किसके प्रोपोर्शनल होता है? Z/n। r किसके प्रोपोर्शनल होता है? n²/z। हाँ है ना बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा? Z²/n³। हाँ या ना? क्लियर है या नहीं गाइस? ये मैंने तो बताया था ये वाला फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी फॉर He प्लस बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी Z²। He प्लस के लिए Z कितना है बच्चों? और n क्या दे रखा था? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n क्या होगा बच्चों? 3 होगा। और हाइड्रोजन के लिए क्या है? Z² अगेन n³। यहां पे n क्या है बच्चों? सेकेंड एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड स्टेट दे रखा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट नहीं दे रखा, सेकेंड स्टेट दे रखा है 2q। हाँ या ना? कितना आएगा बच्चों ये बताना मुझे जरा, कितना आ रहा है ये आएगा। बोलो गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? डू टेल मी दैट।
यहां पे हमने क्या यूज किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² / n³ उसको यूज किया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ He प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2² / 3³ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1² / 2³। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रेशो लिया गया है और कुछ भी नहीं किया है। He प्लस के लिए हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करी गई थी, मतलब n = 3 की बात करी गई थी। हाइड्रोजन के लिए सेकंड एक्साइटेड नहीं, सेकंड स्टेट की बात करी गई है, मतलब n2 है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? समझ टेल मी, समझ आया नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों, आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू गाइस। बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड लेवल टू फर्स्ट लेवल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जब वो फर्स्ट से थर्ड पे जंप, थर्ड से फर्स्ट पे जंप कर रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बताओ बच्चों, टेल मी व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? मैग्नीट्यूड चाहिए, आई जस्ट नीड द मैग्नीट्यूड गाइस। बोलो क्या करोगे यार? टोटल एनर्जी का डिफरेंस तो तुम्हें पता है कितना होगा फर्स्ट से थर्ड के बीच में? इतना होगा या नहीं होगा? दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, है ना? और पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी, तो इंटू 2 कर दिया, आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? बोलो गाइस। दिस वाज द चेंज इन टोटल एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3 to 1। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, बिल्कुल ये आंसर जो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल कम आउट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और चीज गाइस, यहां में मेरे दिमाग में एक और चीज आई, पे अटेंशन। इतना मेहनत भी हम क्यों करें? ये भी लंबा ही है थोड़ा बहुत। हम कहेंगे हमें तो वैल्यूज पता है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? 13.6। सेकंड की कितनी होती है? थर्ड की सॉरी 1.51। तो -1.51, दिस इज द एनर्जी ऑफ द थर्ड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट। कितना है बच्चों? ये क्या आ गया गाइस? दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेट, टोटल एनर्जी का डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जब वैल्यूज रेडी है तो उनका यूज भी तो करेंगे हम, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? एनर्जी ऑफ थर्ड माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट। क्लियर हो गया? मैं फिर बता रहा हूं, ये जो एनर्जीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैलकुलेशन टफ जाती है तो ये एनर्जी वैल्यूज याद करना इज मच इजियर, उससे तुम्हारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ओके ग्रेट। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस के बाद विल गो ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द शीट। या तो रियलाइज करोगे शीट के क्वेश्चंस आर मच मच इजियर देन द वन जो कि यहां पे हो रहे हैं। दे आर मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड, हाँ है ना? ओके नेक्स्ट। मुझे ये बताओ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम हमने कह दिया जीरो है, हमने कह दिया जीरो है। देन व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जीरो मान लिया हमने, मान लिया जीरो है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्ड ऑर्बिट क्या होगा? अगर पहले वाले में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है,
अज्यूम कर लिया हमने। अगर वो जीरो है, फर्स्ट ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो तुम्हारा व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्ड ऑर्बिट? मुझे ये बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट? पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? नहीं, नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला बताता है वो कितना बताता है? फॉर्मूले के हिसाब से व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट? कितना है बच्चों? कितना है पोटेंशियल एनर्जी? क्या फॉर्मूला होता है? डबल ऑफ टोटल एनर्जी, 2 इंटू 13.6 विद अ नेगेटिव साइन। हाँ है ना बच्चों? ये होगा नहीं होगा? वैल्यूज याद कर लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फॉर्मूला क्या होता था? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। होता था नहीं होता था? दिस वाज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होता था नहीं होता था बच्चों? इन nth ऑर्बिट विद अ नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। समझ गए? तो हमारा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इंटू 2। तो ये कितना आ रहा है? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बोला है? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब हमने क्या किया? हमने कहा ये वैल्यू बेसिकली मैंने क्या बोल दी? जीरो है। ये हमने क्या मान लिया? बेसिकली क्या है? जीरो। इसका मतलब हमने इसमें क्या ऐड किया है? इसमें कितना ऐड किया? इसमें मैंने +27.2 ऐड किया। हाँ है ना? तभी हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या आ जाएगा? ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट क्या आ जाएगा? जीरो। ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया ताकि पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाए? जीरो। अब हमें पूछा गया व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन सेकंड बोर्ड ऑर्बिट? सेकंड बोर्ड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी होती क्या है बाय द वे इलेक्ट्रॉन की? -3.4। हाँ है ना? समझ आया नहीं आया? जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होती है? -3.4। अब क्योंकि हमने पहले वाले में 27.2 ऐड किया था, यहां पे भी 27.2 ऐड कर दें या नहीं कर दें? बोलो गाइस। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्ड ऑर्बिट अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट इज जीरो। समझे या नहीं समझे गाइस? ये बताओ मुझे बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ बेटा, ये पोटेंशियल टोटल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ दैट। समझे या नहीं समझे बेटा? ये चीज क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर हो गया? ये आएगी हमारी टोटल एनर्जी, क्योंकि हमने इसमें 27.2 ऐड किया है, तो यहां पे भी हमने 27.2 ऐड कर दिया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ओके। बाई चांस हमें पूछा गया होता व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करते गाइस? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्ड ऑर्बिट कितना होता है? इट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ है ना बच्चों? अब इसमें भी ऐड कर दो 27.2। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्ड ऑर्बिट अगर फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। क्लियर हो गया बच्चों? कितने बच्चों को डाउट है? बोलो गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब एक काम करते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं। गाइस मुझे बताते आना इस स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं इज दैट करेक्ट और नॉट? ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं स्टेटमेंट वाइज। एनर्जी गैप बिटवीन consecutive energy levels decreases as n increases। करेक्ट है या गलत है बच्चों बताओ? इट इज करेक्ट। एनर्जी गैप कम होता रहता है नहीं होता रहता है बच्चों? पहले वाले में एनर्जी गैप कितना था? 1 और 2 के बीच में कितना था? 10.2। 2 और 3 के बीच में कितना था? 1.89। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? एनर्जी गैप तुम्हारा क्या होता रहता है? कम होता रहता है जैसे जैसे एन बढ़ाते आओगे। ओके। अच्छा गाइस एक चीज और, बोर मॉडल ने वो बताया था एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज।
उस बंदे ने ये तो बोल दिया कि क्वांटाइज्ड है, लेकिन एंड इट इज करेक्ट, इट इज अ करेक्ट अजम्पशन ऑल्सो, लेकिन ही डिड नॉट गिव अ रीजनिंग फॉर इट। समझ आया नहीं आया? दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ये कहीं लिख लो, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, दैट वाज अ करेक्ट assumption but he did not give explanation for that assumption. This too was a drawback of Bohr's model. एंगुलर मोमेंटम जो तुम्हारा क्वांटाइज्ड है, इट वाज अ करेक्ट assumption but it was not, he did not give a explanation for that. Angular momentum of electron is quantized was correct assumption but Bohr gave no explanation for it. Okay, no explanation या justify नहीं कर पाया वो। तो अगर मैं कहता हूं there was no justification for the principle of quantization of angular momentum, is that correct or not for Bohr's model? It is true. It cannot be applied to multi-electron system. Again, true. Multi-electron system के लिए we cannot use Bohr's model. हाँ है ना बच्चों? अच्छा guys, ये statement correct है या नहीं? When an atom gets energy from outside, it jumps from, when an electron in an atom gets energy from outside, it jumps from lower to higher orbit and remains there. It doesn't remain there. It remains there for very less time and then it jumps back. That is correct. Clear हुआ है नहीं हुआ बच्चों? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक बताओ मुझे, कोई डाउट है? नहीं? Hold on a sec.